नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। कल हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.2 के फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था। सेकंड क्वेश्चन एग्जाम्पल में था, वो सोल्व था, इसलिए मैंने वो नहीं कराया। अगर वो अनसोल्व होता तो मैं कराता उसको। फिर थर्ड क्वेश्चन से आज हम आगे की एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, इंटरेस्टिंग है। मैं आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझाने वाला हूँ। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आपको मैथ्स में थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम आती है तो इस वीडियो के बाद आपको इस टॉपिक में तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और आप चैनल पर नए हैं तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं इस बारे में कि यहाँ पे मैथ्स की कंप्लीट बुक कराई जाएगी, एनसीईआरटी आपको। और लास्ट तक अगर आपका कोई डाउट आता है तो आप उसको कमेंट में करिए डाउट को, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डाउट समझाऊंगा, ठीक है। आप अगर बाद में भी देख रहे हो, बहुत दिन बाद भी वीडियो को देख रहे हैं, तब भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो अपना डाउट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका डाउट ले लूँगा या डाउट की अलग से एक क्लास रख दूंगा कि जो जो डाउट आए हैं उनको मैं एक क्लास में अलग से डाउट को बता दूंगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बाद में भी अगर डाउट पूछोगे तो नहीं बताया जाएगा। चलिए, थर्ड क्वेश्चन है जो आज हम करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 4.2 है हमारी। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27। ऐसे कोई दो नंबर जिनका सम तो है 27 और प्रोडक्ट है 182। अगर हम बात करें सम क्या है? 27 है। अगर हम बात करें सम की, तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स आपको मिल जाएंगे जिनका सम 27 हो, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स के बारे में उसने ये नहीं बताया कि नंबर नेचुरल हैं, इंटीजर्स है। अगर आपसे कोई पूछे ऐसे 2 नंबर्स बताओ जिनका सम 27 हो, तो ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं, जब तक वो आपको ये जस्ट क्लैरिफाई ना करे कि नंबर नेचुरल नंबर हैं, होल नंबर हैं या फिर इंटीजर्स है। इंटीजर्स तो इनफाइनाइटली ऑब्वियसली मिल जाएंगे और रियल नंबर तो इंटीजर से भी ज़्यादा मिल जाएंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसने बस हुज सम इज 27 कहा है। अब ये नंबर के बारे में इसने ये नहीं कहा कि इंटीजर होंगे या फिर नेचुरल नंबर होंगे या फिर रियल नंबर होंगे। तो हम यहाँ पे रियल नंबर ही पढ़ रहे हैं, तो इसलिए रियल नंबर के बारे में ही वो बात कर रहा है। अंडरस्टूड है ये बात। अगर आपको ये नहीं कहा जाता कैसे नंबर है तो वो रियल नंबर की ही बात कर रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको सबसे पहले तो क्या करना है? लेट करना है। लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई। एक्स और वाई मान लेंगे थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन के अंदर उसने कंडीशन दी हुई है। गिवन में क्या करना है? गिवन में आपको लिखना है सम ऑफ द नंबर्स इक्वल टू 27। तो आप यहां से लिख देंगे x प्लस वाई इक्वल टू 27, ठीक है। अब यहां से, क्योंकि ये चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसलिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको इक्वेशन 1 मान लो चलो थोड़ी देर के लिए। और दूसरा उसने क्या गिवन है? प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इक्वल टू 182 है, ठीक है। अब जब उसने ये प्रोडक्ट भी दे दिया तो मतलब उसने एक यूनिक बात बोल दी। अब उसने क्या कह दिया? यूनिक, क्योंकि 2 नंबर्स हैं, 2 कंडीशन उसने दे दी, तो वो चीज़ यूनिक हो गई। अगर यहाँ पे 3 नंबर्स होते 2 कंडीशन तो फिर वो इनफाइनाइट हो जाती, फिर वो यूनिक नहीं रहती, ठीक है। तो जितने वैल्यू आपसे पूछता है उतनी ही अगर कंडीशन देता है तो फिर वो यूनिक बात कर रहा है, ठीक है। चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं। इसको आप यहाँ पे लिख लेंगे x इंटू वाई इक्वल टू 182, इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखिए, यहाँ से आप चाहे तो x की वैल्यू यहाँ से निकालिए, y की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। x की वैल्यू पुट कर दी तो y में आ जाएगी इक्वेशन, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? इसी इक्वेशन से y इक्वल टू लिख सकते हैं 182 अपॉन x, और ये y की वैल्यू आप किसमें पुट कर सकते हैं? पुट इन इक्वेशन 1। तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस 182 अपॉन x इक्वल टू 27। अब आपको मैंने सोल्व करने बताई हुई है। एलसीएम ले सकते हो आप इसका एलसीएम क्या आएगा? इसका एलसीएम आएगा x, इसके अपॉन में कुछ नहीं है, 1 ले लेंगे तो x मल्टीप्लाई x प्लस 182 के अपॉन में तो x है ही, एलसीएम खुद x है, तो 182 इक्वल टू 27, ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे? अब आप इसमें लिखेंगे, इसको सोल्व करोगे x की मल्टीप्लाई x में तो क्या आएगा?
एक्स स्क्वायर आएगा प्लस 182। अब ये जो डिनोमिनेटर है इसको आप उधर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 27x हो जाएगा। अब आप देखिए, मुझे बताइए देखकर, क्या ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दिखाई दे रही है? क्या ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दिखाई दे रही है? तो आप इस 27 को इधर लेके आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, अब आपको ऐसे टू फैक्टर्स देखने हैं 182 के, 182 के ऐसे टू फैक्टर देखने हैं जिनको ऐड करके क्या आ जाए, -27 आए। क्या आए? -27। तो दोनों ही फैक्टर नेगेटिव होंगे। चलिए देखिए क्या करेंगे इसका। ये मुझे दिखाई दे रहा है कि ये 2 से तो डिविजिबल है ही। क्या ये 4 से डिविजिबल है? नहीं, ये 4 से डिविजिबल नहीं होगा। लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल नहीं है, तो 4 से डिविजिबल नहीं है। क्या 9 से डिविजिबल है? बिल्कुल भी नहीं है। और किसी टेबल में आपको दिख रहा है आता हुआ? चलिए आप इसे पहले 2 से ही कर लो। 2 मल्टीप्लाई 2 9 जा 18 और 2 1 जा 2, 91। अब आप देख लेंगे 91 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 मल्टीप्लाई 13 लिख सकते हैं। और ये 2 मल्टीप्लाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं आगे, ये लिख सकते हैं। अब देखिए 7 2 जा 14 और 13, तो 14 मल्टीप्लाई 13, ये वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू आएगी 182। तो जब ये 182 वैल्यू आएगी तो आप ये कैलकुलेट करिए कि 14 प्लस 13 27 होते हैं? नहीं, बिल्कुल होते हैं। तो आपके जो फैक्टर होंगे वो -14 और -13 होंगे। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तब ये क्या देंगे, -27 देंगे। ठीक है, तो फैक्टर्स हो गए हैं। अब क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा अब तो। अब हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर -14x -13x प्लस 182 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ जाएगा। अब आप इसको क्या करें, कॉमन लेके देखिए जरा। अब आप इसको कॉमन लीजिए, कॉमन लेके सोल्व करें आगे जल्दी से। चलिए देखिए, पहले में तो क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x कॉमन लिया तो क्या आएगा अंदर, x बचा -14, यहाँ से माइनस। देखो x इसके जैसा ब्रैकेट यहाँ पे लिख लो, इससे आपका क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा काम फैक्टराइज करना। अब x के साथ में यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 13 है, तो 13 कॉमन लोगे तो ये ऑटोमेटिकली -14 बचेगा, +14 बचेगा। देखो, अच्छा माइनस बाहर लिया है ना, हाँ, तो ये -14 ही बचेगा अंदर, क्योंकि जब हम ब्रैकेट के बाहर कोई माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो अंदर वालों के साइन चेंज हो जाते हैं। या फिर हम माइनस साइन के किसी ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं तो भी ब्रैकेट के अंदर जो जो साइन होते हैं वो सब क्या हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं, मतलब प्लस माइनस की बात हो रही है। ठीक है, अब इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स में से कौन सा ब्रैकेट कॉमन है, x -14 कॉमन है, यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा 13 इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे लिखेंगे इफ इधर x -14 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 14, और x -13 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 13। ये दोनों वैल्यू आ जाएंगी x की। अब आप देखिए x की वैल्यू जब आपको यहाँ पे मिल गई है, तो जब आप x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, आ जाएगी कि नहीं? तो आप यहाँ से आगे इसको सोल्व करेंगे या नहीं? तो यहाँ पे आप इसको एक काम करना, इधर करना पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 14 प्लस वाई इक्वल टू 27। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 27 माइनस 14, तो y इक्वल टू 13। ऐसे ही इधर करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 13 प्लस वाई इक्वल टू 27, तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 27 माइनस 13, और y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं दोनों ही केसेस में 13 और 14 वैल्यू है, दोनों ही केसेस से। अब यहाँ पे लिख देंगे हैंस द नंबर्स आर 13 एंड 14। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, हैंस द नंबर आर 13 एंड 14। तो समझ आया होगा उम्मीद है।
ऐसे केसेस में क्या करना है आपको, सबसे पहले जो पूछा गया फाइंड करने के लिए उसको आप लेट कर लेंगे, फिर गिवन में जो वैल्यू गिवन है, सम गिवन था वो लिखा, और ये जो हमने मानी है वैल्यू इनको यहाँ पे पुट कर लिया, इक्वेशन 1 मान ली। फिर अब उसने प्रोडक्ट भी गिवन था, प्रोडक्ट गिवन था क्वेश्चन में, तो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट की वैल्यू लिखी, यहाँ से एक की हमने वैल्यू फाइंड कर ली और उसको उठा के इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। अब आप सोचेंगे कि क्या हम इसमें से वैल्यू उठा के इसमें नहीं पुट कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो, तब भी आंसर सेम आएगा। करके दिखा दूं? चलो इधर आपको दिखाई दे जाएगा, ठीक है, इधर आपको दिखाई दे जाएगा। देखिए आप क्या करेंगे, y इक्वल टू 27 माइनस एक्स लिख सकते हैं, और इक्वेशन 2 आपकी ये रही, इसको क्या करोगे, पुट इन इक्वेशन 2। तो आप देखेंगे x इक्वल टू वो सॉरी x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल्स टू 182। तो x के अंदर मल्टीप्लाई कराओगे 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। अब ये उधर लेके जाना दोनों टर्म्स को, इधर 0 बचेगा, 182 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 27x, इसको सीधा कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। देखिए ये इक्वेशन और वो इक्वेशन जो ऊपर बनी हुई है, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, देखो सेम आई है कि नहीं आई है। आपका बस प्रोसेस सही होना चाहिए, बाकी इस बात से फर्क नहीं पड़ता है आप इक्वेशन 1 की वैल्यू, इक्वेशन 1 से वैल्यू निकाल के 2 में पुट कर रहे हो या 2 से निकाल के 1 में पुट कर रहे हो, ठीक है। तो ये तो आपका पहला क्वेश्चन आज का क्वेश्चन नंबर 3 था, बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद करके देखिए तब तक। फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365, ठीक है। टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, देखिए इस बार उसने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है टू पॉजिटिव इंटीजर्स का सम गिवन है, ठीक है। टू पॉजिटिव इंटीजर्स का क्या गिवन है, सम गिवन है, सॉरी सम फाइंड करना है, सॉरी टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स उसने बोला है। पिछली बार उसने पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर जैसी कोई चीजें नहीं बोली थी, वहां पे वो था रियल नंबर, लेकिन ये निकल के आ गए नेचुरल नंबर। इस बात से हमें भी कोई आपत्ति नहीं है, ये वाले नंबर आए हैं निकल के, कुछ और भी आ सकता था, ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस तरीके का है। अब उसने यहाँ पे साफ साफ कहा है पॉजिटिव पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, तो जब ये पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स होंगे तो मतलब एक्स और वाई की वैल्यू, मतलब जो दो नंबर हैं वो कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे, नेवर लेस देन 0। देखिए क्या होता है, फोर्थ क्वेश्चन है आपका, इसमें उसने कहा है पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। कॉन्जिक्यूटिव मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था क्या होते हैं कॉन्जिक्यूटिव, जैसे 2 3 4 5, ये सब कैसे हैं, कॉन्जिक्यूटिव है। आप इनफाइनाइटली नंबर को सीक्वेंस में लिखते चले जाइए, एक के बाद एक, मतलब सक्सेसर्स को लिखिए, सक्सेसर्स को आप लिखिए, तो जो आप सक्सेसर्स को लिखेंगे तो वो कॉन्जिक्यूटिव्स होते हैं। जैसे 3 है, 3 का सक्सेसर 4, ये आपस में कॉन्जिक्यूटिव है। मैंने बोला 27, 27 का सक्सेसर कौन है, 28, तो ये दोनों भी क्या है, कॉन्जिक्यूटिव है। तो इस तरीके के कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो मतलब क्या है, 0 या 0 से बड़े होंगे, ठीक है, माइनस का कोई भी इंटीजर नहीं लिया गया है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले लेट करोगे, लेट द टू पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स बी एक्स एंड, इसका सक्सेसर कॉन्जिक्यूटिव कौन होगा, इसका x प्लस 1 होगा। अब यहाँ पे आपको y मानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका सक्सेसर कौन होगा, इसमें 1 ऐड करके, कॉन्जिक्यूटिव कब आता है, जब आप उसमें 1 ऐड करते हो, -1 करते हो तब भी कॉन्जिक्यूटिव ही मिलता है, ठीक है। आप यहाँ पे x और x-1 भी ले सकते हो, तब भी आपका क्वेश्चन सही होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब ये कह रहा है इनका सम का जो हम स्क्वायर करेंगे, इन सॉरी इसके स्क्वायर का सम करेंगे, हुज सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। अब ये गिवन है, गिवन में क्या है, यहाँ पे आप लिखेंगे सम ऑफ स्क्वायर
ऑफ द नंबर्स इक्वल टू कितना गिवन है 365, तो 365 गिवन है। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, आप इसमें वैल्यू पुट करिए और सोल्व करिए। फर्स्ट नंबर ये है हमारा, इसको स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा। सेकंड वाला क्या है, एक्स प्लस वन है, तो इसका स्क्वायर हम ऐसे करेंगे, होल स्क्वायर होगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू कुछ होगी उसमें यहाँ पे पुट करेंगे। जैसे एक्स की वैल्यू 5 है, तो ये तो 5 का स्क्वायर हो गया, तो ये 5 प्लस 1 का स्क्वायर होगा, तभी तो इसके कॉन्जिक्यूटिव का स्क्वायर होगा, तभी तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का स्क्वायर होगा। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, अगर मैं ऐसे ना करके ऐसे कर दूं 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये गलत हो जाएगा। कॉन्जिक्यूटिव नंबर का स्क्वायर ऐसे नहीं होगा। इस तरीके से आप पहले इसको ब्रैकेट में सोल्व करोगे तब होगा। और क्या कहा है, इनका सम करना है, और ये कितना आएगा 365 आएगा। बस अब आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ये होल स्क्वायर ओपन करो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 365। 365 इधर ले आना, ये 2x स्क्वायर हो गया प्लस 2x, और ये 365 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और उधर क्या बचा 0। ठीक है, इसको लिख लीजिए पहले, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। अब आपको 364 दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, इसके एक्स स्क्वायर के साथ 2 भी है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 2 भी है, तो जब ये यहाँ पे 2 भी है तो या तो 2 की इसमें मल्टीप्लाई कराओ तब फैक्टराइज कराओ। लेकिन अभी आपको एक चीज़ और सिखाने वाला हूँ मैं, पहले आप खुद सोचिए कि यहाँ पे अभी हम क्या कर सकते हैं और सोल्व करने की कोशिश करिए। या तो आपको ये पता होगा, और अगर नहीं पता है तो आप यहाँ पे एक बात नई सीखने वाले हैं इस क्वेश्चन की हेल्प से। देखिए, जैसे ये इक्वेशन है ना, हम किसी इक्वेशन में कोई नंबर अगर मल्टीप्लाई कराएं या किसी नंबर से डिवाइड करा दें तो उस इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसको, इसमें से अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं, इस इक्वेशन को मैं 2 से डिवाइड कर दूं, ये इक्वेशन है, ये ध्यान रखना, इक्वेशन के अंदर इक्वेशन को ही डिवाइड करोगे या मल्टीप्लाई करोगे तब उसमें कोई चेंज नहीं होता है, वो इक्वेशन एज इट इज रह जाती है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दूं तो ये क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस इसको करोगे तो 182 आएगा डिवाइड करके। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों कहा कि इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि देखो अगर आप इसमें से पूरे में से 2 को कॉमन लोगे, ऐसे भी कर सकते हो, 2 को कॉमन लो तो ये क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 182 बचेगा, ये बचेगा। अरे 2x कैसे बच गया, अगर आप इसमें से 2 कॉमन लोगे और ये 2 उधर 0 के डिवाइड में चला जाएगा, ये जो 2 है इसलिए इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि ये 0 के अपॉन में जाएगा। अगर आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई भी कराएंगे, मान लो मैं यहाँ से 12 से मल्टीप्लाई करा दूं पूरी इक्वेशन में, फिर वापस 12 को कॉमन लोगे 0 के नीचे चला जाएगा, तब भी वो 0 ही रहना है। तो इसलिए क्या होता है, मल्टीप्लाई या डिवाइड अगर हम किसी इक्वेशन को कराते हैं किसी नंबर से तो उसमें कोई चेंज नहीं आता है, ये बात आपको याद रखनी है, कहीं पे लिख सकते हो। बस अब ये क्वेश्चन आपका हो गया लास्ट क्वेश्चन के जैसा। 182 के अभी हमने फैक्टर किए ही थे, वहां पे क्या था, वहां पे तो सम कितना आना चाहिए था, वहां पे तो सम 27 आया था 182 के फैक्टर करके। अब यहाँ पे क्या है, डिफरेंस आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन है तो मतलब डिफरेंस, और ये डिफरेंस कितना आना चाहिए, जो भी आपका x का कोफिशिएंट होगा। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, कोई नंबर दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका मतलब होता है कि 1 है, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई x है, तो ये x ही हो जाएगा, तो ये 1 चाहिए हमें डिफरेंस। तो अभी हमने जब ये किया था तो क्या किया था, 13 मल्टीप्लाई 14 किया था, तो 13 प्लस 14 था। अब यहाँ पे 14 माइनस 1, अगर वो 14 माइनस 13 करता हूँ तो डिफरेंस 1 मिल जाएगा, सेम फैक्टर है। 182 के फैक्टर आप याद भी रख सकते हो, रट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए करिए फैक्टर, हमें पॉजिटिव चाहिए तो मतलब पॉजिटिव नंबर बड़ा रखेंगे, तो एक्स स्क्वायर
प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। लो जा कॉमन, x कॉमन आएगा और तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे कॉमन, तो क्या बचा x प्लस 14 बचा। अब आप नेक्स्ट ब्रैकेट एक ऐसा ही लिख लो x प्लस 14, क्योंकि आपका ब्रैकेट सेम बनेगा, तभी तो आप ये कॉमन लोगे। तो देखिए x के साथ में यहाँ पे माइनस 13 है और यहाँ पे पॉजिटिव x बचा है, तो मतलब क्या है कि हमें माइनस 13 बाहर लेना है कॉमन, तो माइनस 13 को ही बाहर कॉमन ले लेंगे, बाकी आपका जो बचेगा अंदर वो सही बचेगा। ठीक है, तो ये आपका फैक्टर हो गया। तो इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ जाएगा, x प्लस 14 कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, x माइनस 13 बचेगा इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे करोगे इधर x प्लस 14 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 14। अब आप जाइए क्वेश्चन के पास, क्वेश्चन ने क्या कहा था, पॉजिटिव इंटीजर्स, क्या कहा था, पॉजिटिव इंटीजर्स, लेकिन ये माइनस 14 कैसा है, ये तो नेगेटिव इंटीजर है कि नहीं, तो ये क्या होगा, नॉट पॉसिबल। ठीक है, या आप नॉट पॉसिबल ना लिख के क्या करना, नॉट पॉजिटिव इंटीजर, नॉट पॉजिटिव, नॉट पॉजिटिव इंटीजर ये लिख देंगे आप। ठीक है, और यहाँ पे करेंगे और करके x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी। तो आप देख रहे हो 13 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो वो वैल्यू होगी। तो आप यहाँ पे लिखेंगे हेंस x इक्वल टू 13, या आप लिखेंगे हेंस 13 एंड 14 आर द रिक्वायर्ड पॉजिटिव इंटीजर्स। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आप यहीं पे लिख लेना देयरफॉर x प्लस 1 इक्वल टू 14। ऐसा भी नहीं रहेगा कि आपने कोई वैल्यू नहीं फाइंड करके बताई, अगर आप ये डायरेक्ट लिख रहे होते इसके बाद, तो ये आपने लिख दिया, तो आपने क्या कर दिया, x प्लस 1 की वैल्यू भी जो जो आपने लेट की थी वो भी आपने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपकी समझ में आया होगा। क्वेश्चन अच्छा है, उसमें पहले वाले क्वेश्चन में उसने ऐसी कोई चीज़ नहीं दी थी कि जैसे यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर बोला है, ऐसा अगर बोलता तो हमें उसको मेंशन करना है अपने, जब हम एज्यूम करेंगे ना कोई भी चीज़, तो जिस तरीके से क्वेश्चन में गिवन है कंडीशन, उसी तरीके का उस कंडीशन को मानते हुए हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे। ठीक है, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन है, आसान है देखना। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, इसके बेस से कम है, मतलब यहाँ पे कंडीशन गिवन है ये। इफ द हाइपोटेनस इज 13, फाइंड द अदर टू साइड्स। देखिए, आपने लास्ट ईयर इरेशनल नंबर पढ़ा है, और उसमें इरेशनल नंबर में आपने क्या किया है, इरेशनल नंबर में आपने इरेशनल नंबर जब फाइंड करते थे तो वहाँ पे आपने एक पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए आपने क्या की थी, एक पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी, जिसमें क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो ये कंडीशन होती थी। तो उसी कंडीशन को हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं, और उस कंडीशन को यूज करके हम इसकी वैल्यू बता सकते हैं, इसके बेस की भी और इसकी हाइट की भी, इसके एल्टीट्यूड की भी। फाइंड द अदर टू साइड्स। देखिए, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है वो देखने में कैसा होगा, वो इस तरीके से दिखाई देगा आपको। राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे दिखाई देगा, यहाँ पे एक 90 डिग्री एंगल होता है। ठीक है, मान लेते हैं ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब उसने क्वेश्चन में देखो क्या कहा है, क्वेश्चन की पहली कंडीशन आपको क्या कह रही है, कह रही है कि एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल। एल्टीट्यूड क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होता है इसको, ये जो सीधी लाइन होती है परपेंडिकुलर 90 डिग्री हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर, ये होता है एल्टीट्यूड। ये क्या है, 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। मैंने आपको बताया था जैसे मोर देन या लेस देन,
या 2 टाइम्स ऑफ या 3 टाइम्स ऑफ 2/3 ऑफ, इस तरीके के बाद यहाँ पे कुछ भी वो आपको ऑब्जेक्ट देगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको लेट करेंगे, इसको क्या करेंगे आप, लेट करेंगे बाद वाले को। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, इस क्वेश्चन में उसने बोला है लेस देन इट्स बेस, तो बेस से कम बताया, बेस को बाद में ऑब्जेक्ट की जगह पे रखा है, तो आप क्या करोगे, बेस को लेट करोगे, इसको मान लोगे आप एक्स, और ये जो एल्टीट्यूड है ये लेस है इससे कितना, 7 लेस है। तो ये कितना हो जाएगा, 7 लेस हो जाएगा, x-7। समझ गए कैसे मानना है। और उसने क्या कहा है, हाइपोटेनस इज 13। वैसे तो ये 5 और 12 आएंगे आंसर इसका, ये आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, जिसका हाइपोटेनस 13 है और इस तरीके कंडीशन 5 12, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलिए अब करते हैं अपना कार्यक्रम शुरू। तो आप क्या करोगे, लेट, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 5 था शायद। आप क्या करोगे, लेट बेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब क्या करोगे, गिवन करना, गिवन एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर में, बिल्कुल सेंटीमीटर में मान लेना भाई इनको, एल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ये आप गिवन में लिख लेना, तो यहाँ पे आप लिख लेना एल्टीट्यूड, देयरफॉर एल्टीट्यूड इक्वल टू x-7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये गिवन हो जाएगी बात। और एक चीज और गिवन है, क्या, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना गिवन है, 13 सेंटीमीटर गिवन है। बस अब आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है, और पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही हो जाएगा अब ये, बिल्कुल इसके जैसा, जैसे तुमने फोर्थ क्वेश्चन किया है ना अभी, बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगा। करिए जरा सोल्व तब तक। आप लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस। हाइपोटेनस स्क्वायर। ठीक है, ये कंडीशन होती है। और ये कंडीशन कौन लेके आया था, किसने कहा था ऐसा, ये कहा था पाइथागोरस ने। पाइथागोरस थ्योरम। तो अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, एल्टीट्यूड कितना है, x-7 है, इसका होल स्क्वायर करेंगे, बेस कितना है x, x का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर। तो x-7 का जब आप स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर
प्लस 49 माइनस 14x। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने देखा होगा, तो इसको हमने क्या कर दिया, ओपन किया यहाँ पे इस तरीके से। और 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। अब आप सोल्व करिए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस 14x। और ये 169 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो अभी आप यहाँ से क्या करेंगे, इसको सोल्व करिए थोड़ा और। 49 को माइनस करोगे तो माइनस कितना बचेगा? 120 बचेगा। अब आप इसको क्या करेंगे, अभी जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, 2 से कंप्लीटली डिवाइड कर दो या फिर 2 कॉमन लेके 0 के नीचे पहुंचा दो। तो मैं तो 2 से डिवाइड ही करूंगा। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। 60 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस क्या है, यहाँ पे माइनस है तो डिफरेंस होना चाहिए, जिनका डिफरेंस कितना है? 7 आए। तो बताइए 12 5 जा 60। तो क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। आप यहाँ से कॉमन लोगे x, तो अंदर बचेगा x माइनस 12। अरे 7x कैसे? 7 तो आना चाहिए ना, 12 5 जा 60 है। अब आप यहाँ पे इसके जैसा ब्रैकेट लिखिए, पहले x माइनस 60 x माइनस 12। अब यहाँ पे देखिए x के साथ में प्लस 5 है तो प्लस 5 को बाहर निकाल दो, क्योंकि अंदर प्लस x बचाना है। x माइनस 12 x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब वही इधर वाला काम करेंगे। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है, लेंथ डिस्टेंस वगैरह, तो उस चीज़ का ध्यान रखेंगे यहाँ पे। इधर x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12। और x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस 5। तो इसको लिख देंगे नॉट पॉसिबल। क्यों लिखेंगे? क्योंकि लेंथ, एज और इसी तरीके की चीज़ें मैंने आपको और बताई थी 2 3, या फिर टाइम, ये सब आप नेगेटिव में नहीं बता सकते हो माइनस साइन लगा के, ठीक है। तो ये नॉट पॉसिबल वैल्यू है। आपकी वैल्यू क्या होगी एक्स की? 12। ये आपकी करेक्ट वैल्यू होगी, ठीक है। हैंस आप करके लिखेंगे, हैंस बेस इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड इक्वल टू एक्स माइनस 7 इक्वल टू 12 माइनस 7 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। उम्मीद है समझ आया होगा। आपको क्या करना था? कुछ नहीं, बस पाइथागोरस का थ्योरम का यूज़ करना था, जैसे आप इरेशनल नंबर में भी करते थे लास्ट ईयर। पाइथागोरस थ्योरम आपने वहाँ पे पढ़ी थी। या फिर आप इसको बस ऐसे भी लिख सकते हो, इन राइट एंगल ट्रायंगल। अगर आपको पाइथागोरस नाम याद नहीं आ रहा है तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, इन राइट एंगल ट्रायंगल एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। पाइथागोरस का नाम लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन आप 10th क्लास में हो, पाइथागोरस थ्योरम आपके आगे ट्रिग्नोमेट्री में बहुत बार यूज होनी है, तो आपको पाइथागोरस का याद करना है नाम, कि ये पाइथागोरस ने रिलेशन बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of article produced on that day. If the total cost of production on that day was 690 rupee, find the number of article produced and the cost of each article. इससे रिलेटेड हमने लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन किया था, लेकिन ये उसका थोड़ा सा अपग्रेड वर्जन है। आप इसको ट्राई करिए जल्दी से। करिए ट्राई एक बार।
क्वेश्चन नंबर 6 आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे। तो हमें नहीं पता कितने, तो हम कह देंगे लेट एक्स प्रोड्यूस करती है। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है हर एक आर्टिकल का, वो क्या है कि 3 ज़्यादा था, ट्वाइस मोर देन द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। ठीक है। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90 रुपी, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल। तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ आर्टिकल पूछा गया है और नंबर ऑफ आर्टिकल ही वो प्रोड्यूस करता है सर्टेन, मतलब डेली एक सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस करता है। तो आपको इस केस में क्या करना है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स ही मान लेना है। लेट पार्टीशन कर लेते हैं, फिर आसानी रहेगी। लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल टू एक्स। ठीक है। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक पर्टिकुलर डे का ही गिवन था। ठीक है। तो अब आप यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी लिख सकते हो यहाँ पे, या फिर क्या लिखना, गिवन गिवन ऑन पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल टू, अच्छा ये बाद में भी तो दिया है 90 रुपी। ये साफ साफ इसने बोला भी तो हुआ है 90 रुपी है लास्ट में, बिल्कुल लास्ट लाइन में। तो अब आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू। अब ये जो कंडीशन गिवन है ना, अब आप इसको यूज करेंगे, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन द पर्टिकुलर डे 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ द आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो आप यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है, आपको लिखना है ऑन पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल टू ट्वाइस द आर्टिकल प्रोड्यूस्ड। आर्टिकल प्रोड्यूस होते हैं ये, तो इसका क्या किया गया है, ट्वाइस ये, और इससे 3 मोर हैं। ठीक है, ये है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। अच्छा ये ईच आर्टिकल की है भाई, ये क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इक्वल टू 2x+3। ये कंडीशन गिवन है। ठीक है। और ये क्या है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। ये क्या गिवन है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। ये क्या था, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन पर्टिकुलर डे कितना था, 90 रुपये। अब आप मुझे बताइए, जैसे मैं एक पेन प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो इसकी अगर कीमत 10 रुपये है, तो इस एक पेन की तो 10 रुपये है। ऐसे ऐसे अगर मैंने 10 पेन मैंने प्रोड्यूस किए, तो उसके कितनी प्राइस होगी, तो इसकी कॉस्ट की मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ आर्टिकल से। 10 मल्टीप्लाई 10 मतलब 100। अगर 5 पेन प्रोड्यूस करता हूँ तो 5 मल्टीप्लाई 10 रुपये का पेन है, तो 5 मल्टीप्लाई इसकी कॉस्ट 10 रुपये, तो 50 रुपीज़। तो क्या होता है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी, जितने आपने आर्टिकल प्रोड्यूस किए वो, और मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है। तो क्या होता है टोटल कॉस्ट, यहाँ पे लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल टू नंबर ऑफ आर्टिकल
नंबर ऑफ आर्टिकल मल्टीप्लाई नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस लिखो, प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, इन दोनों की क्या करानी है, मल्टीप्लाई करानी है बस। चलिए एक बार फिर से देख लीजिए क्वेश्चन में क्या गिवन था और क्या हमने मान लिया है। क्वेश्चन में क्या कह रहा था, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल इन अ डे। तो हमने वो सर्टेन आर्टिकल्स कितने मान लिए हैं, एक्स मान लिए। ये क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो वो यूजुअली क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी एक दिन, मतलब किसी एक पर्टिकुलर दिन की हम बात कर रहे हैं, तो उस दिन में उसने क्या ऑब्जर्व किया है, दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल on particular day, the cost of production of each article was three more than twice the number of article x थे, इसका twice किया और इससे 3 more, तो 2x plus 3। तो ये क्या हो गया, ये ईच आर्टिकल का क्या हो गया, कॉस्ट हो गया। हर एक आर्टिकल की कीमत कितनी है, 2x plus 3 है। ठीक है, ये बोला गया है। अब कह रहा है इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब जितनी आपने प्रोडक्शन किया है और हर एक आर्टिकल की आप अगर कीमत को जोड़ दो तो वो क्या आएगी, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी। ठीक है, वो क्या होती है, वाज 90 रुपीज। तो वाज 90 रुपीज हमने ऊपर लिखा हुआ था, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 90 इक्वल टू ये वाला हम एक्शन यूज करने वाले हैं। ठीक है, कैसे निकलती है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकलती है जितने हमने आर्टिकल प्रोड्यूस किए और उसमें मल्टीप्लाई करा दें हर एक आर्टिकल की कीमत को, तो भी आ जाएगी। ठीक है, तो बस अब हमें कुछ नहीं करना, बस अब हमें तो यहाँ पे कैलकुलेशंस करनी है। तो ये क्या हो जाएगी वैल्यू, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 90 इक्वल टू नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड कितने थे, x, और ईच आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, 2x plus 3 है। तो बस अब इसको सोल्व करो, 90, इस 90 को भी उधर ले जाओ, इस 90 को भी उधर ले जाओ, इसके x के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 3x, और ये 90 इधर आएगा तो -90। अब इसको, इस क्वेश्चन को सीधा करो, 2x स्क्वायर प्लस 3x -90 इक्वल टू 0। बस अब इसके फैक्टराइजेशन करना है और आपका काम खत्म। x स्क्वायर को कोफिशिएंट क्या है 2, तो इसकी मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी 90 से, रफ वर्क है हमारा। तो कितना है, 2 × 90 इक्वल टू 180। तो 180 के ऐसे फैक्टर करने हैं, माइनस साइन लगा है तो मतलब डिफरेंस, 180 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस कितना हो, 3 हो। तो आप कर सकते हो बिल्कुल। क्या होगा देखिए जरा, वैसे मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ इसको, मुझे तो याद है 12 × 15 जो होता है वो 180 होता है। 12 × 15 कितना होता है, 180। नहीं तो आप इसके फैक्टराइज ऐसे भी कर सकते हो 180 ये करके, और जैसे मैंने आपको सिखाए हुए हैं वैसे भी कर सकते हो। वैसे कैसे, मतलब 6 3 जा 18 और 18 × 10, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक 2 तो यहाँ से आएगा, ये होता है 2 × 3, ये ×3 है ही, और ये 2 × 5 है, तो बस हो गए फैक्टर। अब आप इनमें से ढूंढ लो किसके पेयर, किसको किसके साथ लेके जाओगे। चलिए अब हमें फैक्टर तो मिल ही गए, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे। 2x स्क्वायर प्लस वाला नंबर चाहिए हमें यहाँ पे, +3, तो हम प्लस वाले नंबर को बढ़ा लेंगे और डिफरेंस करना है, तो -12x -90 इक्वल टू 0। यहाँ से देखो कॉमन आएगा क्या कुछ, यहाँ से तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो क्या करो x कॉमन ले लो, बस x ही कॉमन आएगा, तो 2x + 15, और यहाँ से फिर से ऐसे 2x + 15 आप यहाँ पे लिखो। वैसे तो आप पहले भी देख सकते हो, अब देखो यहाँ पे 2x बचाना है, तो यहाँ पे बस 2x बचाने के लिए मैं क्या करूँ, 6 बाहर कॉमन आ जाएगा और अंदर मुझे प्लस के चाहिए दोनों, और ये दोनों है कैसे माइनस, तो माइनस साइन अगर मैं बाहर कॉमन ले लूँगा तो अंदर वालों के साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो हो गए फैक्टर 2x + 15 इंटू में x - 6 इक्वल टू 0। तो अब देखो, अब आप यहाँ पे क्या करोगे, इधर 2x + 15 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू -15 और x इक्वल टू -15/2।
अब आप मुझे बताइए, आप प्रोडक्शन कर रहे हो, आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कुछ ना कुछ आ रही है, तो क्या आप प्रोडक्शन नेगेटिव में करोगे? आपने बनाए तो है, आप गए फैक्ट्री में, आपने बनाया तो कुछ है नहीं, ऊपर से जो कल के बनाए हुए रखे थे उनको और तोड़ना शुरू कर दिया। आप ऐसा थोड़ी करोगे। प्रोडक्शन कॉस्ट तो कब आएगी? जब ये आपका प्रोडक्शन पॉजिटिव होगा। ये एक्स क्या था? नंबर ऑफ आर्टिकल जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो, तो ये तो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसको तो हम लिखेंगे नॉट पॉसिबल। तो क्या लिखेंगे? नॉट पॉसिबल लिखेंगे। और ये वाली वैल्यू आएगी अब, और x माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6। तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल जब हमने प्रोड्यूस किए थे। और हमसे पूछा क्या क्या था? द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल पूछा था, और ये भी पूछा था। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेना, चलो बाद में ही सही। इसको करोगे पुट इन इक्वेशन 1, तो यहाँ से आपकी आ जाएगी कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल ये कितनी हो जाएगी? 2 मल्टीप्लाई 6 प्लस 3, तो 12 3 15, ये आ जाएगी आपके 15। हैंस हैंस क्या, आप यहाँ पे फिर आंसर लिख देना बस, क्या लिख लेना। चलो एक लाइन और, हैंस नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इक्वल टू 6 एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इक्वल टू 15 रुपीज़, ये आपका आंसर हो जाएगा। बस इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज को कर लेंगे फिनिश। उम्मीद है समझ आई होगी, अच्छे लगे होंगे क्वेश्चंस। ये वाले क्वेश्चन पे थोड़ा फोकस कर लेना, क्योंकि इसमें यहाँ पे आपको टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिवन है। ठीक है, इससे ऊपर के तो दोनों तीनों क्वेश्चन आसान थे। आपको अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख देना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।